देखिए इसमें दो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी कह दी और थ्योरम तो चूँकि हमें प्रूफ करनी इसलिए हम थ्योरम नाम दे रहे हैं उसको, ठीक है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पहले देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये एक सैंपल स्पेस है ना, और इसमें कुछ इवेंट्स हुई, तो वो इवेंट्स कितनी होंगी भाई, इवेंट्स आई कहाँ से, सैंपल स्पेस से आई है ना। तो जैसे मान लिया एक इवेंट इतनी हुई है, एक ये हुई है, एक ये हुई है, एक ये हुई है और एक ये हुई है, यानी एक इवेंट E1 हुई है, एक E2 हुई है, एक E3 हुई है, एक E4 हुई है, और ये टोटल सैंपल स्पेस है ना। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं, देखो भाई ऐसा है कि E1 E2 E3 E4 ये पार्टीशन है से भाई, पार्टीशन सिंपल भाई कमरे का पार्टीशन आप कर रहे हो, ठीक है, कमरे का एक पार्टीशन कर रहे हो, तो पार्टीशन का मतलब दो पार्टीशन में कुछ कॉमन नहीं होनी चाहिए, दीवार की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो दो कमरे अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। मतलब पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि जो E1 E2 E3 E4 है ना, ये पहली बात तो डिसजॉइंट होना चाहिए। क्या कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। मतलब E1 EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, जबकि I इज़ नॉट इक्वल टू J होता है, ठीक है। पहली चीज़ ये हुई जाकर के। दूसरी बात, अगर E1 E2 E3 E4 सबको मिला दीजिए, यानी अगर दूसरी बात ये हुई कि अगर हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, तो ये सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है मालूम है आपको, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, याद है ना, यानी ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हुआ पार्टीशन, बस काम खत्म, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। पार्टीशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आधी इवेंट इसमें घुसी आधी वहाँ घुसी हुई है, कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है, मेन मेरा फोकस है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। ज़रा देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए ज़रा कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का हल्का सा दिमाग वाला है। देखिए एक सिचुएशन हम आपको देते हैं, फर्स्ट सिचुएशन एक देते हैं कि मैंने कहा भाई एक बैग है, ये एक बैग है। अब बैग ऐसा नहीं होता लेकिन हमारा बैग ऐसा ही है, ठीक है। और हमने कहा इसमें 4 ब्लैक बॉल हैं और मान लिया 3 रेड बॉल हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 ब्लैक बॉल निकालनी है आपको, तो 1 ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, या 1 रेड बॉल निकालनी है, 1 रेड बॉल निकालना चाहते हैं, तो 1 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। तो या तो डायरेक्ट 3/7 कर दो, या 3 में से एक रेड बॉल निकालने की का तरीका 3C1 और 7 में से एक की 7C1, तो ये 3/7 आ गया। नहीं समझे, एक तो ये कंडीशन हमारी हो गई जो कि सिंपल प्रोबेबिलिटी आप पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरी कंडीशन यहाँ पर एक ऐसी दे दी गई, सेकेंड सिचुएशन ये दी गई कि भाई हमने कहा ये दो बैग्स हैं, एक बैग ये है और एक बैग ये है ना, 2 बैग्स हैं। और इन बैग में मैंने कहा इसमें 3 ब्लैक बॉल्स हैं और मान लेते हैं 4 रेड बॉल्स हैं, ये फर्स्ट बैग है। और जो सेकेंड बैग है उसमें मान लेते हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। और आपको पहले एट रैंडम एक बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस बैग में से आपको एक रेड बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उस रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। कंसेप्ट समझ में आया, इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने मान लिया कि पहले बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट है E1 और दूसरे बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट है E2, और ये रैंडम सिलेक्शन हो रहा है। ये नहीं कि आप ऐसे आंख धीरे से खोल करके जानबूझ के दूसरे बैग में हाथ उछेड़ रहे हैं कि हम बॉल निकालेंगे तो रोहन के बैग से निकालेंगे जिससे रोहन के बैग में कम पड़ जाए, ये नहीं चलेगा। तो बताइए इन 2 बैग्स में से एक बैग सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए,
एक हो जाएगा, है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/2 होगा ना, पर नंबर ऑफ इवेंट अपन 1 बैग अपॉन टोटल बैग, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, ये भी 1/2 होगा। यानी कि ये बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 हो गई ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इससे रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जरा लैंग्वेज समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन इवन हैज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई कि नहीं हुई भाई, ये है रेड बॉल, जबकि पहले कंडीशन क्या दी है कि इवन बैग हमने सेलेक्ट कर लिया है। और दूसरा है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन E2 बैग इज सिलेक्टेड, ये प्रोबेबिलिटी हुई, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है। तो कैसे निकाली जाएगी, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अपॉन व्हेन सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। समझ में आई बात, नहीं आई? ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, आपका समझाने का तरीका हो गया जाकर के, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या हम चाहते हैं, देखो जैसे अभी 2 बैग थे ना, बहुत सारे बैग हो सकते हैं, 10 बैग्स हो सकते हैं, उनमें अलग अलग कलर की बॉल्स हो सकती हैं। हम उन 10 बैग्स में से बैग सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उनसे बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी बॉल सेलेक्ट करने की है, ये नहीं का किस बैग से है, बस बॉल सेलेक्ट करना है। तो देखो जरा एक सिचुएशन क्या है कि ये एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी इवेंट्स हैं, ये सैम्पल स्पेस है, इसमें बहुत सारी इवेंट्स हैं। हमने फ़िलहाल यहाँ पर 3 इवेंट्स ले लिए, कोई एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, और एक इवेंट ये, चलेगा नहीं, अरे सॉरी, ये एक इवेंट ये, यानी एक इवन इवेंट है, एक E2 इवेंट है, एक E3 इवेंट है। ये हमने सैम्पल स्पेस की पार्टीशन कर दिए, और हमने कहा कि E1, E2 और E3 ये कैसे हैं, पहले हम बता चुके थे, अब मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। ये डिसजॉइंट्स हैं, मतलब इनमें से कोई भी EI इंटरसेक्शन EJ करेंगे तो वो फाई आएगा, जबकि I इज़ नॉट इक्वल टू J। भाई I इज़ नॉट इक्वल टू J मतलब अगर E1 इंटरसेक्शन E1 ही कर दोगे तो उसके एलिमेंट नहीं आ जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन ये यहाँ पर है, जो हम यहाँ पार्टीशन कर रहे हैं, कि अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करेंगे तो सैम्पल स्पेस आएगा, यानी ये आपकी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, HAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। ये हम 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम n के लिए यूज़ कर देंगे, ठीक है। मतलब इसी प्रकार से अगर n भाग करोगे तो आप कहोगे E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन EN इज इक्वल टू S। क्यों? अब देखो ध्यान से, हमको एक इवेंट A लेनी है, ये देख रहे हो A। अब देखो A में कुछ पार्ट E1 में भी है, कुछ E2 में भी है, कुछ E3 में भी है ना। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, केवल A की प्रोबेबिलिटी। तो A E1 में भी है, A E2 में भी है, और A E3 में भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करेंगे, E1 को सिलेक्ट करेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A करेंगे जबकि आपने E1 को सिलेक्ट किया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A करेंगे जबकि आपने E2 को सिलेक्ट किया है, प्लस सो ऑन, n टाइम्स कर दें। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ EN करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान EN करेंगे, अगर आपने n इवेंट्स यहाँ लिए हैं तो, है ना, आपने इसके n पार्टीशन लिए हैं तो। समझ में बात आ गई, ठीक है। अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान EI वेयर सिग्मा I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। समझ में आई? मैं इस टोटल प्रोबेबिलिटी को प्रूफ करने जा रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करो। आप यहाँ बता रहे हो हियर, आप ये कह रहे हो कि E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन EN इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस है ना। ये बताइए, अच्छा A एक इवेंट है, ये बताइए अगर मैं A का इंटरसेक्शन S से करता हूँ तो क्या आएगा? अगर A इंटरसेक्शन S निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? यही आएगा ना, यानी आप A को A इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं ना,
क्यों? अच्छा ये बताइए, ए इंटरसेक्शन एस को क्या लिख सकते हैं? E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन EN लिखा जा सकता है। आप पीछे लिख चुके हैं पहले से। देखो स्टेप बाय स्टेप पकड़ते रहिए, टफ नहीं है, लेकिन स्टेप गड़बड़ किया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने कहा होता है, याद है आपको? जब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बताई गई थी, सॉरी हम इसके पहले जो एडिशन फार्मूला बताया था, तो हमने एक जनरल बात बताई थी कि इंटरसेक्शन का मतलब जनरली मल्टीप्लाई होता है और यूनियन का मतलब एडिशन होता है। ज़रा इस ब्रैकेट को देखो, अगर मैं कहूँ A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C प्लस D, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर लगा सकते हैं A डॉट B प्लस A डॉट C प्लस A डॉट D। जनरल मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे तो आएगा A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन अप टू यूनियन A इंटरसेक्शन EN। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, E1 E2 अप टू EN ये डिसजॉइंट सेट थे, है ना? तो अगर हम, तो इसका होता, अगर सुनिए ध्यान से, अगर मैं A इंटरसेक्शन E1 ले रहा हूँ तो मैं A का वही पार्ट तो ले रहा हूँ जो E1 में है, और अगर A इंटरसेक्शन E2 में ले रहा हूँ तो वही पार्ट ले रहा हूँ जो E2 में है। यानी कि इन दो, इसमें जो चीज़ है वो इसमें कॉमन नहीं है, इसके बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ प्रॉबिलिटी लगा दें, यहाँ लगा रहे हैं, अगर प्रॉबिलिटी ऑफ A लेंगे तो यहाँ पे भी P आ जाएगा। क्यों? पूरी प्रॉबिलिटी आ जाएगी। आपको पढ़ाया गया है कि प्रॉबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या बताया था हमने? प्रॉबिलिटी ऑफ A प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ B माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही बताया ना हमने। तो यहाँ पर अगर प्रॉबिलिटी लेंगे इसके लिए तो देखो इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, है दो में कोई कॉमन, तो आप केवल प्रॉबिलिटी ऑफ A प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ B हो, नहीं वो एक अलग बात है। A इंटरसेक्शन E1 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें एलिमेंट हो, तो इसका मतलब केवल आपका प्रॉबिलिटी ऑफ A प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ B आने वाला है। यानी इसको लिख सकते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस सो ऑन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EN। सही कहा मैंने? अब आपने एक चीज़ पढ़ी है कि प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान E कहिए या प्रॉबिलिटी ऑफ E अपान A कहिए, ये डिपेंड करता है आप यहाँ क्या कहेंगे, E अपान A कहिए चाहे A अपान E कहिए। अगर A अपान E कहेंगे, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E अपान प्रॉबिलिटी ऑफ E कहेंगे। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान E है ना, ये दिख रहा है आपके कैमरे में आ रहा है, ये यहाँ लिखे दे रहा हूँ। प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान E जो होता है उसको बताया गया था प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E अपान प्रॉबिलिटी ऑफ E। कंडीशनल प्रॉबिलिटी पढ़ाई गई थी। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट ये आएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ E इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान E, यही आएगा ना। तो क्या इस रिजल्ट का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा सकता है? तो कर दो यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से समझिएगा। अब आप कहेंगे भाई A इंटरसेक्शन E1 को E1 इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले कौन हुई है? E1 हुई है ना, बाद में A हुई है। तो आपको E1 अपान A लिखेंगे या A अपान E1 लिखेंगे? देखो A अपान E लिखते हैं तो E पहले से हो चुकी है ना, याद है ना। तो चूँकि यहाँ पहले से E सेलेक्ट किया है आपने, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान E1 प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान E2 प्लस सो ऑन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान EN। इसको लिखा जा सकता है, अगर सिग्मा में लिखें तो प्रॉबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ A अपान EI, और सिग्मा आएगा I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। यही तो आपका टोटल प्रॉबिलिटी होती है। कोई दिक्कत? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके पहले हमने इसको डिस्कस किया तो वही चीज़ ले लेते हैं। भाई 2 बैग ले लेते हैं, वही वाला एग्जांपल तो पहले वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 2 बैग ले लिया हमने, ये फर्स्ट बैग है, ये सेकेंड बैग है, और इसमें बॉल ले लेते हैं।
3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5, ये ब्लैक बॉल है, ये रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, ये रेड बॉल है। और आपको पहले तो बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी के इवेंट को इवन मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग कितना हो जाएगा, 1/2 आएगा। और यही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा। आपने बैग सेलेक्ट कर लिया, यानी पहले आपने बैग सेलेक्ट किया और बाद में क्या किया, फर्स्ट बैग से या तो रेड बॉल करो चाहे जो मन हो आपका। तो हमने कहा पहले से रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे जबकि पहला बैग सेलेक्ट किया गया है। तो रेड कितनी बॉल है, 3 है ना, तो 3/6 आएगा, क्यों 1/2 आएगा। और फिर दूसरे से रेड बॉल सेलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड, तो क्या बताया गया, रेड बॉल 5 है, 5/9 आएगा। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। जरा इस फार्मूले को ध्यान रखिए क्योंकि अगले थ्योरम्स में इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो हमने क्या कहा, रेड बॉल निकालनी है, पहले हमने पहला बैग सेलेक्ट किया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जबकि वो पहले बैग से हो, प्लस हमने सेकेंड बैग सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जबकि वो दूसरा बैग हो। लैंग्वेज पकड़ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 क्या है, 1/2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, 1/2, R/E2 क्या है, 5/9। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप उठा करके, 5/9 है ना कि 4/9 है। अच्छा, हमने एक्चुअली में चीटिंग में कर रहा हूँ ना, मतलब मैंने ये उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये 1/4 आएगा प्लस 5/18 आएगा। अब एलसीएम ले लो उठा करके, 18 और 5 4 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा ना। तो 4 नियम 36 9 आएगा, 18 दूनी 36 10 आएगा, 19/36 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे सेलेक्ट की जाती है। मतलब पहले तीन क्लासेस में मान लिया हमको थोड़ा एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और हमको पहले से मालूम है कौन एवरेज है कौन क्या है, ठीक है। तो पहले हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर हर क्लास से एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे टोटल में से, ठीक है। और बाद में एवरेज सेलेक्ट करने के लिए तरीका क्या होता है, पहला क्लास इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज जबकि वो पहले क्लास का हो, प्लस दूसरे क्लास की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे क्लास का एवरेज जबकि दूसरा क्लास सेलेक्ट किया गया हो। इस प्रकार से हम सबको उठा के ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ गई बात, नोट करिए।